कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ में हिस्सा लेने वाले हथियारों की। परेड में डीआरडीओ का प्रलय मिसाइल सिस्टम दिखा तो युद्ध पर नजर रखने वाला बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम संजय भी नजर आया। ब्रह्मोस और पिनाका मिसाइल भी दिखे, जिसकी मार से किसी का बचना नामुमकिन है। वहीं नौसेना की झांकी में हाल ही में नौसेना में एक साथ शामिल हुए 2 युद्धपोत और 1 पनडुब्बी दिखी। फ्लाई पास्ट में रफाल, सुखोई और जगुआर ने दमखम दिखाया। हथियारों में आत्मनिर्भर भारत की झलक साफ नजर आई। कुल मिलाकर देश की सैन्य ताकत का जोर कर्तव्य पथ पर दिखा। इस बारे में और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा और मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास। सिन्हा सर, पहला आपसे सवाल यह है कि गणतंत्र दिवस के परेड में जो हमारी इस बार चीफ गेस्ट थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। एक मैसेजिंग का कह सकते हैं कि बहुत बड़ा महत्व होता है। इंडोनेशिया वो देश है जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। भारत में आरोप लगते हैं कि मुसलमानों के साथ मतलब सलूक नहीं होता, ये नहीं होता है। उसका मार्चिंग कंटिजेंट का आना, बैंड का आना, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का आना, तो सिन्हा सर इसको कैसे देखते हैं एक डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि मैसेजिंग की बात करें तो? राजीव जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने प्रोग्राम पर बुलाने के लिए, और आपके दर्शकों को और जनरल सिवाज को, आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये 2 चीजें हैं इसमें। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एक तो जबकि यहाँ पे पहला 1950 में जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो उस समय जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे जनरल सुकार्नो, उनको इनवाइट किया गया था एज ए चीफ गेस्ट। और आज जबकि अमृत काल में 75वें वर्ष में, आज 75 साल हो गए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए, संविधान को बने हुए, तो आज फिर उन्होंने चुना है इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को, जो कि आर्म फोर्सेस में रह चुके हैं। वो 3 स्टार जनरल थे और काफी स्पेशल फोर्सेस और रॉकेट फोर्सेस को उन्होंने लीड किया है। तो एक तरह से वो फौज के ही आदमी हैं। दूसरी बात आपने कही, मुस्लिम देश है। मुस्लिम देश जरूर होगा राजीव जी, लेकिन इंडोनेशिया में कट्टरवादी मुस्लिम नहीं है। वो काफी सॉफ्ट हैं और जैसे बाकी रिलीजन्स आदमी प्रैक्टिस करते हैं, वो उसी तरह से वहां भी होता है। तीसरी बात, वहां पे हिंदू धर्म और सनातन धर्म की जो छाप है पुरानी, वो हर जगह देखी जा सकती है। खासकर बाली में आप जाएं तो आपको वहां पे सनातनी हिंदू धर्म वाले ही मिलेंगे आपको। तो भले ही वो धर्म कोई भी हो, लेकिन बहुत सारी जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं, उनका जो प्रचलन है, वो सिविलाइजेशनली हमारे सनातन से मिलता जुलता है काफी। 17,000 से ज्यादा कोई आइलैंड्स हैं वहां पे, तो उसको गवर्न करना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये रेडिकलिज्म को बिल्कुल बंद करके रखा हुआ है। तो वो एक हमारा मैसेज ये भी है कि ऐसा मत सोचिए कि हम मुस्लिम देशों के साथ बात नहीं कर सकते हैं। हमारे मित्र हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड हैं और अभी भी बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। ऐसा है कि उनके राष्ट्रपति ने यहाँ का वो स्वीकार किया आमंत्रण, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो एक तो वो है। दूसरी बात ये है, आपने चूंकि डिप्लोमेटिक प्रश्न के बारे में भी कहा है, तो देखिए आसियान देशों से हमारा मिला जुलना एक बहुत आवश्यक है, और उसमें इंडोनेशिया लीडर है, सबसे बड़ा और सबसे मजबूत डेमोक्रेसी है। तो इस तरह से वो भी है मैसेज कि हम जो है आपके
साउथ चाइना सी के राष्ट्रों से भी मिलजुल के रह सकते हैं। जनरल सिवाच, इस बार अगर बात करें गणतंत्र दिवस परेड में, तो देसी हथियार यानी जो देश में बने हुए हथियारों का जोर दिखा। पहली बार प्रलय नजर आया, जो मिसाइल जो एकदम बिल्कुल अपने नाम की तरह है, करीब मेरे ख्याल से 150 से 400 या 500 किलोमीटर का रेंज है उसके, जो है पूरा प्रलय मचा देता है। जो युद्ध पर एक नजर रखने वाला जो बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम संजय भी पहली बार दिखा। क्या कहेंगे सर आप? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है राजीव कि भारत अब बदला हुआ भारत है। ज्यादातर हथियार भारत बाहर से खरीदता था, करीब करीब 70 से 80, मगर लास्ट 15 साल के अंदर 10 से साल ज्यादा कि अब हमारा फोकस है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। और अब लास्ट 4-5 साल से हो गया मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। तो हम हथियार बना रहे हैं और दूसरे देशों को भी हम दे रहे हैं। ये सच्चाई है कि अब हम 20 से 25% ही इंपोर्ट करते हैं, और वो भी उस कैटेगरी में करते हैं कि ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी हो। जैसे मिसाल के तौर पे हमने M777 अल्ट्रालाइट हाउजर ली अमेरिका से, उसको अभी आप महिंद्रा डिफेंस भारत में बना रहा है। K9 वज्रा हमने जो सेल्फ प्रिपेयर्ड गन ली मैकेनाइज्ड फोर्सेस के साथ साउथ कोरिया से, उसको LNT बना रहा है। तो ये सच्चाई है कि अब भारत का नजरिया बहुत अलग हो गया है। जिस प्रकार से G404 और 414 इंजन लेंगे, उसको HAL के साथ कोलैबोरेशन होगी। तो भारत ज्यादातर हथियार खुद बनाता जा रहा है और इसके अंदर हमने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। अब कौन सोच सकता था कि भारत एक दिन एयरक्राफ्ट कैरियर बना देगा? हमने INS विक्रांत बना दिया। हम सोचते थे कि शायद जो तेजस मार्क 1 है ये सक्सेसफुल नहीं कर पाए, इसको शेल्फ कर देंगे। आज तेजस मार्क 1 अल्फा और 2 की बात हो रही है। भारत कर पाएगा, तेजस मार्क 2 आएगा तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होगा। तो ये सच्चाई है कि जी जलस्वास, पहली बार जो है प्रलय मिसाइल दिखा पब्लिक के सामने, जिसको कह सकते हैं, और युद्ध पर नजर रखने वाला एक सर्विलांस सिस्टम जिसको कह सकते हैं संजय, पहली बार ये दोनों परेड की मतलब हिस्सा लिया परेड में। हाँ बिल्कुल, मैं ये 5 ऐसे हथियार हैं जो कि डिस्प्ले हुए और वो वही भारत में बने हैं। सबसे पहले आपने प्रलय का बोला, शॉर्ट रेंज है ये ब्लास्टिक मिसाइल और ये 400 किलोमीटर फायर करता है। DRDO ने डेवलप किया है और इसको जैम नहीं कर सकते। इसका जो टारगेट हिट करने की कैपेबिलिटी 100% है। और प्रलय एक प्रकार से गेम चेंजर है और फोर्स मल्टीप्लायर। और इसके साथ साथ हमने और क्या क्या किया, हमने ब्रह्मोस को दोबारा दिखा। ब्रह्मोस का बात करना बहुत जरूरी बन जाता है क्योंकि ब्रह्मोस जॉइंट प्रोडक्शन से बना था भारत और रूस की में, मगर इतना अच्छा कोई भी ब्लास्टिक मिसाइल जो कि आपका मीडियम रेंज का ब्लास्टिक मिसाइल जो 400-500 किलोमीटर जाने वाला वर्ल्ड के अंदर नहीं है। और ये इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा देशों से आ रही है। फिलीपींस ने इसको खरीद लिया है। इंडोनेशिया की जब आप बात करें तो इंडोनेशिया ने एक ब्रह्मोस के लिए भी इंटरेस्ट दिखाया है। तो ये सच्चाई है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत के लिए एक प्रकार से आप आने वाले समय में एक ऐसा वेपन सिस्टम सिद्ध होगा कि जिसको मैक्सिमम देश खरीदने की कोशिश करेंगे। अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छा जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। और अभी आप जैसे हम कर रहे थे कि आकाश जो रडार है वो भी दिखाया गया। आकाश रडार सिस्टम जो है कि जो जिस प्रकार से उसकी काबिलियत और क्षमता है, उसने भी दिखाया कि पूरा भारतीय बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। ये सारे के सारे हथियार। फिर पिनाका मैं इसलिए कहूंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो रेंज है वो करीब 70 किलोमीटर है और 45 सेकंड में ये 70 के करीब जो है रॉकेट दाग देता है और ये भी भारत में बना हुआ है। और इसके बाद है BM-21 जिसको हम इस्तेमाल किया था हमने कारगिल के अंदर, मगर उसको हमने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसका भी 40 रॉकेट इन 20 सेकंड रेंज, उसकी 40 किलोमीटर है। तो ये भी सच्चाई है, इसको भी हमने दिखाया। और तीसरा जो सा आपने कहा इंटीग्रेटेड बैटल फील्ड सिस्टम जिसको संजय बोल रहे, उसमें खसूसियत क्या है कि पहले हम डिपेंडेंट होते थे दूसरे देशों पे, हमारे पास इतनी काबिलियत और क्षमता नहीं थी। अब जो हमारे पास टेक्नोलॉजी पावर्स आ गई है, ये इंटीग्रेटेड पावर सिस्टम जो है ये GIS का इस्तेमाल करता है, रियल टाइम इंटेलिजेंस देता है और रियल टाइम लोकेशन दे सकता है। तो ये मेरे को लगता है आने वाली लड़ाई में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव होगा।
दूसरा जो हमने दो हथियार और हैं जिनके बारे में बताना जरूरी है। ATAGS, एडवांस टोड आर्टिकल सिस्टम, ये भारत बना रहा है। 30-40 के करीब इसकी किलोमीटर के करीब इसकी रेंज है। T90 दिखा था सर, T90 परेड में आया था सर। T90 जो है वो सच्चाई है कि एक मेन बैटल टैंक भारत का ये भीष्म है, और ये हमने T72 और T90 सीरीज जो रशिया से कोलैबोरेशन किया था, मगर अब ये भारत में बनता है। बहुत ही अच्छा मेन बैटल टैंक है, और मुझे लगता है इस कैटेगरी के ऊपर दुश्मन के पास ऐसा बैटल टैंक नहीं है। ओवरऑल मैं यही कहूंगा राजीव, जितने भी हथियार हमने डिस्प्ले किए, ज्यादातर हथियार वो थे जो भारत खुद बना रहा है। तो ये मुझे लगता है एक बड़ी फक्र की बात है एडमिरल सिन्हा। लेकिन यह भी बहुत बड़ी फक्र की बात है, और संभवतः दुनिया भर की बात करें तो शायद पहली बार ऐसा हुआ कि एक साथ 3 नेवी की बात करें, 2 युद्धपोत और 1 सबमरीन को कमीशन किया गया। प्रधानमंत्री खुद मुंबई गए हुए थे। तो कैसे देखते हैं सर, दुनिया में शायद एक साथ इतना पोटेंट, मतलब असरदार वेपन सिस्टम? नहीं, ये राजीव जी, ये हो सकता है कि पहली बार हुआ हो दुनिया में, लेकिन भारतवर्ष में जरूर ही पहली बार हुआ है। नो, इसका एक ही मतलब है कि हमारी जो PSUs है, डिफेंस PSUs, वो अब सही स्पीड पर काम कर रही हैं। नहीं तो एक दिन में 3 प्लेटफॉर्म्स को कमीशन करना ये एक साधारण बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि नेवी ने इंडिजिनाइजेशन का प्रोग्राम बहुत पहले 1960 के दशक में शुरू कर दिया था। तो हम उस समय छोटे जहाज बनाए, उसके बाद नीलगिरी क्लास की पहली जो थी लिएंडर क्लास, वो हमने बनाए अंडर लाइसेंस, जिसका डिजाइन दिया था अंग्रेजों ने। तो वहां से हमारी जो यात्रा चालू हुई है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे नौसेना में, उन्होंने उस समय ये देख लिया था कि बाहर से शिप खरीद कर लाना भारतवर्ष के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि हमारी आर्थिक अवस्था को सुधारने में काफी टाइम लगेगा। और हमारा जो क्षेत्र था जिसकी हम निगरानी रखना चाहते थे, भारत की जो आर्थिक अवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमारा जो सीबोर्न ट्रेड है उसका होना बहुत इंपॉर्टेंट था। 95% जो है, 95% हमारा जो ट्रेड है वो सीबोर्न होता है। इसलिए हमें गल्फ ऑफ एडन से लेके मलक्का स्ट्रेट तक जितनी भी समंदर के एरिया है उसकी निगरानी हमें रखनी पड़ेगी। उसी हिसाब से हम लोगों ने शिप्स को और सबमरीन को बनाना शुरू किया। इसमें बड़ी बात यह है राजीव जी कि इस वर्ष पिछले 26 जनवरी से इस 26 जनवरी तक 7 प्लेटफॉर्म कमीशन किए गए हैं, जिसमें कि 5 शिप्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स एंड फ्रिगेट्स, और 2 सबमरीन है, जिसमें कि एक न्यूक्लियर सबमरीन थे। अरिघात जो है वो भी इसी साल कमीशन हुआ है। तो मैं कहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है हमारे जितने ही एडवर्सरी हैं, जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, उनके लिए एक सिग्नल है कि भाई आप इतना छोटा मोटा मत समझिए। अब हमारी प्रोडक्शन रेट्स भी काफी बढ़ गई हैं। बहुत अच्छा। और कहीं ना कहीं सर, ये गणतंत्र दिवस में हम शोकेस कर रहे, दिखा रहे हैं, एक मैसेजिंग दे रहे हैं। नीलगिरी, सूरत सबमरीन जो है स्कॉर्पियन क्लास की, एक मैसेजिंग दे रहे हैं दुनिया को कि ये हमारी ताकत है। नहीं, बिल्कुल ठीक। अभी जैसे कि जनरल साहब ने कहा, ब्रह्मोस को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और भी हमारे एक्सपोर्ट कंट्रीज जरूर मिलेंगे, वो काफी फाइनल स्टेजेस में है वो बातचीत। तो होपफुली इट विल। अब देखिए कि हमारा जो एक्सपोर्ट है आर्म्स का 26,000 करोड़ हो गया है, जबकि हम बिल्कुल ही नहीं करते थे। अब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, तो ये है, हमारे मित्र देश हैं। अगर इंडोनेशिया आए हैं यहाँ पे, और बाकी जगह जो लोग चाहते हैं कि भारतवर्ष में बना हुआ डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और वो सबमरीन खरीदना चाहते हैं, तो हम में वो क्षमता है कि हम अपना भी बनाएं और उनके लिए भी बनाएं। तो ये मैसेजिंग आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जनरल शिवाज, जो परेड जो था, इसमें खास तौर से बात कर, जो कदम ताल करते हुए हमारे जो सैनिक नजर आए, जो जमीन पर जो सोल्जर जो, उनका कैसा आपको दिखा, जोश और उत्साह कैसा दिखा, आप बताएं। जैकेट से, गढ़वाल राइफल से। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि जो इन्फेंट्री के दस्ते थे, बहुत ही ज्यादा हौसला था। और ये सच्चाई है, आपने मेंशन किया, गार्ड रेजिमेंट भी थी, जाट रेजिमेंट भी थी, गढ़वाल राइफल भी थी, महार रेजिमेंट भी थी, उसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर राइफल थी। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, जो जम्मू एंड कश्मीर राइफल थी वो 18 जैकरिफ के उसके ने कमांड किया था, ऑफिसर ने, मेजर साहब ने। और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी यूनिट है।
और जो जैकलिफ का कौन भूल सकता है कि स्पेशली कारगिल की लड़ाई में परमवीर 2 जीते थे 13 जैकलिफ ने। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड था इस बार परेड का। ओवरऑल अगर आप देखें राजीव, इसके अंदर हमने जो मैसेजिंग दी है, जिस प्रकार से हमने अपने वेपन सिस्टम डिस्प्ले किए हैं, जिस प्रकार से हमने अपनी काबिलियत और क्षमता दिखाई है, वो काबिल तारीफ। और वो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि हम अभी आगे जोरावर टैंक भी बनाने वाले हैं, और उसके बाद धनुष गन भी बना दी है जो कि एक बोफर्स की ऑलमोस्ट कॉपी है। इसके साथ साथ हम सोच रहे हैं कि आने वाले समय में AK-203 अब ये रोल आउट कर रहा है, जो कि बरेली में प्लांट है, जो AK-47 से बहुत बेटर है। आप एक के बाद एक हथियार देखें, हर सीरीज के अंदर भारत खुद ही बना रहा है। अब वो कंपोनेंट जो है बाहर से लेने वाला, वो ऑलमोस्ट आउट ही हो गया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा ये भी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं तालमेल बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कहीं थिएटराइजेशन की बात हो रही है। आने वाले टाइम में हो सकता है इस साल ही पहली बार तीनों सेनाओं का सर संयुक्त झांकी इस बार नजर आया है। तालमेल की बात कर रहे हैं, जॉइंट मिशन की बात कर रहे हैं तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तीनों के तीनों इकट्ठे मिलके कर रहे हैं। और क्योंकि अगली जो लड़ाई है, और अभी फ्यूचर वार तभी जीत सकते हो जबकि तालमेल है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, क्योंकि इंटीग्रेटेड बैटल का जमाना है। और मुझे लगता है भारत की फौज उसकी तरफ बड़े जोरों से जा रही है। और जिस तरीके से आप इंडोनेशिया की बात कर रहे थे, हमें यह समझना चाहिए, इंडोनेशिया जो है, इट इज अ गेटवे टू इंडो पैसिफिक एंड एशियन कंट्री। और हमारा मैरीटाइम बॉर्डर मिलता है इंडोनेशिया का, जो कैम्बल बे है उससे करीब 100 किलोमीटर पे ही उनका जो नदर मोस्ट आइलैंड है, सबांग पोर्ट जो है, उसको हम भारत डेवलप कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इंडोनेशिया है कि भारत से वो हथियार खरीदने के लिए बहुत इच्छुक है। बरमोस मिसाइल, बाकी हथियार भी दिखाए जाएंगे। और सबसे ज्यादा कल्चरली और हिस्टोरिकली भारत और इंडोनेशिया के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा है। जिस प्रकार से रामायण वहां पर दिखाई जाती है, मुस्लिम कंट्री होते हुए भी उसका कल्चर भारत से बहुत ही मिलता है। और यही है कि इंडोनेशिया और भारत के रिलेशनशिप में एक गर्मी है और आगे बढ़ते जाएंगे। एडमिरल सिन्हा, आप एविएटर भी हैं, तो एयरफोर्स ने जिस तरह के एयर पावर दिखाया, बात कर सकते हैं रफाल जो है, सुखोई, जगुआर, MiG-29 का जो गर्जना जो सुनाई दिया सर, जरा बताइए उसके बारे में क्या फील हुआ सर? हम लोग तो खैर जमीन के नीचे थे, जिस तरह से वर्टिकल चार्ली या पुल ऑफ जिस तरह से, वो तो देख के डर लगता है उस तरह का। कितना ये खतरनाक वेपन है। जैसा आपने कहा कि मैं एविएटर भी हूँ, सही बात है। तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी कोई हवाई जहाज, फाइटर उड़ता हुआ देखता हूँ। और कभी कभी ये भी लगता है कि मैं यहाँ नीचे क्यों बैठा हूँ, मैं कॉकपिट पे क्यों नहीं हूँ। तो ये हमारी बड़ी तीव्र इच्छा होती है। भूल जाता हूँ कि मेरा वो समय निकल गया है। तो ये एक भारतवर्ष के वायु शक्ति की एक परिचय देता है। वो ये फुल फोर्स नहीं है, ये एक जिसको कहते हैं ना, इसको ट्रेलर है, झांकी है। और इससे लोगों को पता लगना चाहिए कि हमारे पास टॉप एंड के जितने फाइटर जहाज हैं वो हैं हमारे पास। रफाल जो है वो 4.5 जनरेशन का है। Su-30 इज मोस्ट पावरफुल फाइटर, इतना दम और किसी भी जहाज में नहीं है। MiG-29 जो है वो भी आपने देखा होगा कि फ्लाई पास में नेवी के जहाज जो हैं, P-8I, उनकी बोइंग P-8I फ्लाई कर रहे थे। P-8I के साथ में 2 MiG-29K थे जो नेवी के हैं। तो ये P-8I भी जो दिखाया, वो देखिए कि साहब ये ट्राई सर्विस का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। क्योंकि ये मैरीटाइम पेट्रोल तो करता ही, ये एंटी सबमरीन करता है, लेकिन लद्दाख में जब हुई थी लड़ाई 2020 में गलवान के टाइम में, तो इसको डिप्लॉय किया गया था अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अराउंड फ्लाई करके, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर के रूप में, और कुछ और भी चीजें उसमें फिटेड हैं, जिससे कि हमें पता लग रहा था कि उनके, हमारे एडवर्सरी की ट्रूप्स की मूवमेंट कैसी हो रही है। तो ये हमारे आर्मी को काफी काम आया था, एयरफोर्स को भी काफी काम आया था। तो मैं कहूँगा कि ये एक ये समझिए कि भारतवर्ष एक प्रोजेक्ट कर रहा है कि हमारे पास तो वायु शक्ति है ही, लेकिन इस बार अगर किसी ने आंख दिखाया और किसी ने अगर विस्तारवाद की नीति को आगे किया, तो हम तीनों सेनाओं को से मिलकर हम ऐसा वज्रपात करेंगे, ऐसा प्रहार करेंगे कि दुश्मन को ये नहीं पता लगेगा कि कौन अब मारने वाला है, किधर से मारने वाला है।
तो इसलिए ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज था कि वायु शक्ति भी हमारी इतनी है, 3-3 हमने प्लेटफॉर्म भी बना रखे हैं, और जैसा जनरल शिवाच ने कहा कि इतने सारे प्लेटफॉर्म, मैं कहूँगा ओवरऑल जो है वो आत्मनिर्भर सिक्योरिटी भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी एक मैसेज है कि हम आत्मनिर्भर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं अपने देश को। और अगर किसी देश को इच्छा है, अब जैसे डिफेंस प्रोडक्शन में मैंने सुना है कि तालमेल होने की समझौता हुआ है इंडोनेशिया के साथ, तो वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। हो सकता है ज्वाइंट डेवलपमेंट करें, या हो सकता है जो ऑलरेडी डेवलप हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करके, अब जैसे आकाश मिसाइल है उसके बारे में भी काफी बात चल रही है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये वायु शक्ति जो हमारे पास, स्क्वाड्रंस भले ही कम हो, लेकिन जो है हमारे पास, वो हमें एक हौसला देता है, एक कॉन्फिडेंस देता है कि हमारी जो वायु शक्ति है, हमारे ऊपर जो थ्रेट्स हैं उसको मीट करने के लिए काफी है। तो जनरल शिवाच, एडवर्सरी की बात कर रहे थे सर, बात कर रहे हैं तो एडवर्सरी आज के तारीख में हमारे दो ही हैं, पाकिस्तान और चीन। दोनों को एक मैसेज गया यहां से, जिस तरह का हमने अपना वेपन को डिस्प्ले किया और देशवासियों के अंदर एक विश्वास जगा कि सेना के हाथों में देश हमारा पूरी तरह सुरक्षित है, और सामने वाले को एक मैसेज गया कि आप कुछ हरकत ना करें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये सच्चाई है कि जो जिस प्रकार से हमने अपनी पावर्स दिखाई, इंडियन आर्मी की टैंकों की, इंडियन आर्मी की बाकी वेपन सिस्टम की, फिर हमारी एयर पावर की हमने जो जिस प्रकार से दिखाई कि हमारे पास आधुनिक हथियार भी हैं और हमारे पास बहुत ही वैरायटी के, चाहे मिग 29 है, मिराज 2000 है, जैगुआर है, सुखोई 30 MKI है, अभी राफेल के 2 स्क्वाड्रन आ गए। तेजस भी है ही सर। हाँ, तेजस भी है। तेजस को इसलिए नहीं चलाया, वो सिंगल इंजन है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी प्रकार से आपका अपाचे अटैक कैप्टन, अपाचे अटैक कैप्टन भी दिखाया, प्राचंद भी भारत ने खुद बना लिया अटैक कैप्टन। तो ये सच्चाई है। सीरी देखें, फिर C-17 ग्रो मास्टर, C-13J हरकुलस जो हमने अपने लिए हैं अमेरिका से, C-295 का भी डिस्प्ले किया। तो एयर पावर देखें, और जैसा एडमिरल साहब ने बताया नेवल पावर को डिस्प्ले किया, किस प्रकार से भारत ने एक ही दिन के अंदर 2 वारशिप और 1 सबमरीन को कमीशन कर दिया। तो ओवरऑल आप ये देखेंगे कि भारत की जो शक्ति है, जो कि एक नेशनल पावर को दिखाता है, क्योंकि डिफेंस फोर्सेज इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल पावर, वो दिखलाता है दूसरे देशों को कि इंडिया हैज कम अप, एंड दैट्स व्हाई कहते हैं ना, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगले 3-4 साल में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे, 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है। तो आपकी इकोनॉमी और आपकी मिलिट्री पावर एक सिक्के के 2 पहलू। तो कहीं ना कहीं देश को एक मैसेज भी दे रहे हैं कि कोई हरकत ना करें। हाँ, बिल्कुल, हम बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान को भी और चीन को भी कि अगर आपने कोई मिसएडवेंचर किया तो आपको सबसे बड़ी भूल होगी। और स्पेशली आप चीन को दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को हम कोई एडवर्सरी नहीं समझते, वो इरिटेंट है, उसका कोई मुकाबला नहीं है भारत से, भारत बहुत आगे निकल गया। मगर चीन को हमने बहुत साफ सुथरे मैसेज कर दिया है। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश, आज हमारी और काबिलियत और क्षमता इतनी है कि हम चीन को अगर वो कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जिस प्रकार से हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया है, जिस प्रकार से हमने अपनी एयर बेसिस बनानी है बहुत नजदीक लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल, नियोमा एयरफील्ड को लद्दाख के अंदर कमीशन किया, DBO को अपग्रेड कर दिया। उसके बाद आप देखें कि जिस प्रकार से हमने अपने सर्वेलेंस सिस्टम लगा दिए वहां पर, जिस प्रकार से हमने वहां पर बेस्ट से बेस्ट K9 वज्रा ले गए, हम M777 ले गए। तो मुझे लगता है चीन को भी लगता है कि जिस प्रकार से हमने वहां पर उनके नाकों तले पूरे हिल फीचर को कैप्चर कर लिया था, तो उसको अब पता है कि भारत की काबिलियत और जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और ऐसा कोई काम ना करे, मिसएडवेंचर ना करे, क्योंकि अब ये बदला हुआ भारत है, ये ईंट का जवाब पत्थर देने के काबिल और सक्षम है। तो एडमिरल सिन्हा, आप भी इसी बात से सहमत है कि अब पहले वाला 1962 वाला कम से कम भारत नहीं रहा, और जो पाकिस्तान के साथ कहे तो 1965 वाला भी भारत नहीं रहा, 1971 में पाकिस्तान को दिखा दिया है, और चीन के साथ में बात करें तो चीन के साथ भी एकदम बिल्कुल जवाब देने में सक्षम है, कोई भी अगर हरकत कर। बिल्कुल सही निष्कर्ष है राजीव जी, आपने जो निष्कर्ष निकाला है वो बिल्कुल 100% सही है। आज हमारी क्षमता जो है, आप देखिए कि कितने देश के आर्म फोर्सेस हमारे साथ वो एक्सरसाइज क्यों करना चाह रहे हैं।
और इसका मतलब यही कि हम में वो शक्ति है। आपको हम बता दें कि इंडियन ओशन क्षेत्र में अभी हमसे टक्कर लेने वाला कोई भी रेसिडेंट पावर नहीं है जो यहाँ का रहने वाला हो। और जहाँ तक हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, वो भी 5-6 बार ज़रूर सोचेंगे इस चीज़ को, क्योंकि हमारी जो सेना है, हमारी वायुसेना है और हमारी जो नौसेना है, वो बड़ी मुस्तैदी से 24/7 जबकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो सब बर्फीले इलाकों में, समंदर में 7 जगहों पर हमेशा 24 घंटे पेट्रोलिंग होती है। और कोई भी जहाज या सबमरीन अगर इंडियन ओशन में प्रवेश करता है या बाहर जाता है, उसका ज्ञान हमें है। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस हमारा बड़ा रोबस्ट सिस्टम है। और चूंकि उनके रास्ते संकीर्ण हैं, मलाक्का स्ट्रेट है, सुंडा स्ट्रेट है, लॉम्बोक स्ट्रेट है और दूसरी तरफ गल्फ ऑफ एडन है, इन सब जगहों पे हमारे शिप्स या सबमरीन से एयरक्राफ्ट तैनात हैं 24/7, जिसको मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट आपने सुना होगा। आपने कई मीटिंग आपने अटेंड करी है, तो इसका और वो हमेशा हमारे आजकल अपने सैटेलाइट हैं, हमारे अपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, जो कि 2013 से नेवी का पहला सैटेलाइट गया था। और हम अपने शिप सबमरीन से कहीं भी हों, खासकर इंडियन ओशन के अंदर, तो हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। तो ये एक सब मिला जुला कर देखें तो ये एक काफ़ी कॉम्बैट रेडी फोर्स है, ये एक फ्यूचर लुकिंग सॉर्ट ऑफ फोर्स है। अभी एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी में काम हो रहा है। इन सब चीज़ों को मिला जुला कर आप देखें, इसका प्रयोग कर रहे हैं। ड्रोन्स को देख लीजिए, इतना बड़ा प्रयोग हमारे आर्म फोर्सेस में आ चुका है कि ये आसान नहीं होगा किसी के लिए हमें परेशान करने का। तो आप दोनों मेहमानों का सर एनडीटीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, देश के सैन्य पावर के बारे में बताने के लिए, समझाने के लिए सर। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।